हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम इस क्लास के अंदर करेंगे और रेदर आई विल से दैट कंप्लीट रिसर्च करके हम इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे सेक्शंस के अंदर होते हैं जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में बहुत काम आते हैं, राइट। उनको ढूंढकर हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और कुछ चीजें जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर नहीं होती है, बिकॉज दिस इज नॉट द मैगजीन फॉर द यूपीएससी सीएससी, दिस इज जनरल न्यूज़पेपर। तो जो चीजें उसके अंदर नहीं होती है उसको रिसर्च करके आपके सामने लेकर आते हैं, राइट। तो इससे एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन का ये। और देखिए, अगर आप इन न्यूज़पेपर एनालिसिस को पूरे साल देख लेंगे तो आपको 70 से 80% आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही एनरिच्ड कंटेंट आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आए, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, राइट। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस दैट कंप्लीट आपकी जो जीएस पेपर 4 का जो टेंशन है वो सारा का सारा इसके अंदर खत्म हो जाएगा, राइट। इसके अंदर हम कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करेंगे, बहुत सारे आपको फिलोसफर्स पढ़ाएंगे, बहुत सारे थॉट्स पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका कंटेंट बहुत एनरिच हो जाएगा। सोच कर देखो, अगर आप 50+ थिंकर्स अगर आप एक साथ पढ़ लेते हैं, राइट, तो 50+ थॉट्स और उसके काउंटर थॉट्स आपके दिमाग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रोग्राम, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज आल्सो देयर, ठीक है। और इसके अंदर एक हम और इंपॉर्टेंट फीचर डाल रहे हैं कि फ्री पॉलिटी कोर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और ये सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर देने वाले हैं हम आपको, और बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर देने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको बच्चों को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन दे रखा है कि किस तरह से इस कोर्स को हम लेकर जाएंगे, उसको हम देखें। और इसी के साथ साथ ये जो कोर्स होगा दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 17th अगस्त, 17 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होगा। आपको ये बता दूं, ये कोर्स जो पहले स्टार्ट हो रहा था वो 10 से हो रहा था, ठीक है। बट अब हम इसको 17 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी बच्चे इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इस कोर्स को करने के बाद आपको इथिक्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस इज माय पर्सनल गारंटी, राइट। और इस कोर्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में पता चलेगा कि प्रीलिम्स के बाद भी आपकी क्लासेस रिवीजन क्लासेस के अंदर होंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। कल की क्लास जो थी वो थोड़ी सी कनेक्टिविटी के कारण नहीं हो पाई थी, राइट। कल की क्लास के अंदर सिर्फ 20 मिनट्स का ही रिकॉर्ड हो पाया है, ठीक है। जबकि मैंने पूरा 1 घंटे का पढ़ाया था, बट 20 मिनट्स का रिकॉर्ड हो पाया है, राइट। हम इंडिया रशिया ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। कल की क्लास से ही हम कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे कि आपको कुछ छूटेगा नहीं, राइट। इस इंडिया रशिया ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से टेरर के बारे में बात करी गई, टेररिज्म के बारे में बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा किस तरह से ट्रेड के बारे में बात करी गई है, ये भी हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा, राइट। अब हम आज की इस क्लास के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे और सारी चीजें, ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर बोला गया था। जस्ट गिव मी सेकंड। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो देखो, इसके अंदर एक स्टेटमेंट बोला गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, है ना। अब ये स्टेटमेंट जो था कि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये हम पढ़ रहे थे, और नॉर्थ सी रूट एंड द चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लाइन, इसके बारे में हमको पढ़ना है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर, ज्वाइंट स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं, कल की क्लास देख लीजिएगा, 20 मिनट्स की क्लास है, 20 मिनट्स का ही अपलोड हो पाया, जरूर से जरूर देखिएगा। उसके आगे की हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के भी हम कुछ पॉइंट्स के अंदर कवर कर लेंगे और कल के भी कर लेंगे, तो थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, बट हम कंप्लीट कवरेज इसके अंदर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, दे आल्सो एग्रीड कि इंडिया और रशिया एग्री करे उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। इस तरह से बोला इंडिया और रशिया ने, दैट कार्गो टर्नओवर विद द इंडिया थ्रू द लॉन्च ऑफ द न्यू रूट्स ऑफ द आईएनएसटीसी नॉर्थ सी रूट एंड द चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लाइन, इन सब के थ्रू क्या करेंगे हम, ज्यादा कार्गो इंडिया से लेंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्गो का ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। अब हमारे न्यूज़पेपर के अंदर ये तो नहीं दे रखा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, एनएसटीसी कॉरिडोर क्या है, ये नहीं दे रखा। नहीं चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लाइन दे रखी है। तो मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ कि क्या है, राइट। तो देखो, कल हम यहाँ पर हमारी क्लास रुक गई थी, हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो आईएनएसटीसी कॉरिडोर क्या है, एक 7200 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब समझ रहे हैं, इसके अंदर रोड भी होगा, ठीक है, सी भी होगा, रोड भी है, सी भी है, इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है, रेलवे लाइन भी है। ये प्रोजेक्ट इस तरह से होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या करा गया है, इंडिया से ईरान के थ्रू कहां पर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, रशिया से कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, और रशिया के बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट होगा, राइट। देखिए, भारत और रशिया के बीच में रिलेशनशिप तभी अच्छा हो सकता है, ट्रेड रिलेशनशिप, जब इन दोनों के बीच के अंदर कनेक्टिविटी अच्छी हो।
अब देखो भारत यहाँ से, भारत जैसे ही अपने मुंह बाहर निकालता है इस साइड, ठीक है, नॉर्थ की साइड, तो उसको एक बहुत खराब देश मिलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलता है कि भाई मैं तेरी कनेक्टिविटी किसी से नहीं बनने दूंगा। तो भारत को अल्टरनेटिव रूट्स देखने होते हैं। भारत को अगर सेंट्रल एशिया जाना है तो भी पाकिस्तान बीच में अड़ंगा लगाएगा, ठीक है। भारत को अगर रशिया की तरफ जाना है तो भी पाकिस्तान बीच के अंदर क्या करेगा, अड़ंगा लगाएगा। तो इस रूट को तो हम नहीं कर सकते कि भाई डायरेक्ट ही चल जाए, तब तो बहुत ही मस्त हो जाता काम, ठीक है। बट इंडिया को फिर अल्टरनेटिव रूट्स देखने पड़ते हैं। तो दो रूट है अभी, आईएनएसटीसी कॉरिडोर, एनएसटीसी कॉरिडोर और चेन्नई वाल्दोवस्क सी रूट, ठीक है। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। चेन्नई वाल्दोवस्क सी रूट क्या है ये हम समझेंगे। इन दोनों से हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी रशिया के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर समझो, सबसे पहले एनएसटीसी कॉरिडोर के अगर हम अंदर हम देखें तो इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू कैस्पियन सी वाया पर्शियन गल्फ ऑनवर्ड रशिया एंड नॉर्थ यूरोप, ठीक है। तो रशिया तक पहुंचने से पहले हमको कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, इसके अंदर से निकल के हम क्या कर रहे हैं, रशिया के बाद फिर नॉर्थ यूरोप तक यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसके अंदर 13 मेंबर कंट्रीज आर इन्वॉल्व। इंडिया, रशिया और ईरान ने इसको स्टार्ट करा था 2000 के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर ये देखो, ये मैप है। तो ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है ना, दैट इज व्हाट आईएनएसटीसी कॉरिडोर। अगर ये एनएसटीसी कॉरिडोर नहीं होता, आप यहाँ पर देखिए इंडिया से निकलकर ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बाइकआउट करके, ठीक है, यहाँ पर ईरान के अंदर जा रहा है। या फिर पाकिस्तान ऐसा कह सकते हैं कि हमको बाइकआउट करता है तो हमारा कनेक्टिविटी होने नहीं देता, तो हम ईरान के पास जा रहे हैं। ईरान के थ्रू फिर हम देख रहे हैं और कंट्रीज के अंदर, जैसे अजरबैजान, ठीक है, के अंदर जा रहे हैं। और इसके अंदर के जाने के बाद फिर हम आगे देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के जाने के बाद फिर रशिया। और इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे रशिया तक पहुंच रहे हैं, और रशिया के बाद हम कनेक्ट करेंगे यूरोपियन कंट्रीज को, राइट। रशिया के जाने के बाद यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे। अब ये रेड लाइन दिख रही है, दिस इज आईएनएसटीसी कॉरिडोर। और ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ब्लू लाइन जो दिख रही है ये एक नॉर्मल रूट है, जो अगर मान लो आईएनएसटीसी कॉरिडोर नहीं होता तो हमें फॉलो करना पड़ता। इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, भारत से निकलकर हमको मेडिटेरियन सी क्रॉस करना पड़ रहा है, पर्शियन गल्फ के अंदर जाके मेडिटेरियन, वो सॉरी, भारत के अंदर से निकल के रेड सी के थ्रू फिर मेडिटेरियन सी कनेक्ट करना पड़ रहा है, और फिर ऐसे घूम के फिर नॉर्थ सी के थ्रू होते हुए इस तरह से यहाँ पर हम रशिया तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही लंबा रूट था, ठीक है, ये बहुत ही लंबा रूट था। तो इसको शॉर्टन करने के लिए हमने आईएनएसटीसी कॉरिडोर के अंदर काम करना शुरू करा, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया, रशिया और ईरान ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपने यहाँ पर ये आपको समझना है, ठीक है। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 13 कंट्रीज अभी इन्वॉल्व है, आगे चलकर और भी यूरोप की कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, द रूट प्राइमरली इन्वॉल्व्स मूविंग फ्राइट फ्रॉम द इंडिया, ईरान, अजरबैजान एंड रशियन फेडरेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिव बने। मेजर जो सिटीज हैं जैसे मुंबई हो गया, मॉस्को हो गया, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, अब बंदर अंजाली, ये जो मेजर सिटीज हैं इनको कनेक्ट करता हुआ प्रोजेक्ट है। और सिटीज को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, इस कॉरिडोर के बारे में पूछा जा सकता है, इसके रूट के बारे में पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा है, और मेजर सिटीज किस किस में से पास हो रहा है इसके बारे में ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। और आईएनएसटीसी कॉरिडोर का क्या फायदा है, और जो ट्रेडिशनल मार्ग था, ट्रेडिशनल जो ट्रेड जो कॉरिडोर था वो किस तरह का था, और इससे होने से क्या फायदा हो गया है हमको आईएनएसटीसी कॉरिडोर से। हमारा टाइम बच गया है, हमारा बहुत सारा, हमारा कॉस्ट जो है बहुत सारी बच गई है, राइट। और जल्दी हम पहुंच रहे हैं और कम पैसों के अंदर पहुंच रहे हैं, कहां पर, रशिया के अंदर। ये आपको इसके अंदर समझना। तो एक तो ये कॉरिडोर है, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या कैस्पियन सी से पास हो रहा है, क्या पर्शियन गल्फ से पास हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पर्शियन गल्फ से होता हुआ, कैस्पियन सी से होता हुआ फिर रशिया की तरफ जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमको फोकस करना है क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमको वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइंट स्टेटमेंट में क्या 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 चीजें लिखी हुई, हमें उन चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंटली हमको फोकस करना है जो कि हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जॉइंट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर और चेन्नई वाल्दोवस्क सी लाइन को हम इंप्रूव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्गो का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर क्या है, चेन्नई वाल्दोवस्क सी लाइन क्या है। ये न्यूज़पेपर के अंदर नहीं दे रखा होगा, ठीक है, बट ये आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करके देना पड़ेगा, राइट। अब हम एक चीज तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं चेन्नई वाल्दोवस्क सी लाइन, ठीक है। इसको हम अगर कहेंगे तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी हम इसके अंदर बोल रहे हैं। तो भारत अगर आप देखिए तो भारत एक तरह से ऐसे कनेक्ट कर रहा है एनएसटीसी कॉरिडोर से। एक और तरीका है, क्योंकि रशिया अगर आप देखेंगे तो बहुत फैला हुआ कंट्री है, ऊपर पूरा का पूरा रशिया ही रशिया, ठीक है। अगर नॉर्थ के अंदर देखेंगे तो यहां से अगर हम इस तरफ से जाए रशिया को कनेक्ट करते हुए, तो ये भी तो हो सकता है। और दिस इज नोन एज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, और स्पेशली स्पेसिफिकली नोन एज चेन्नई वाल्दोवस्क सी लाइन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये वाली लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है? देखिए ये ट्रेडिशनल रूट है, अगर इसके थ्रू जाएंगे जैसे जो मैंने आपको बताया था रेड सी के थ्रू, फिर मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, फिर ऐसे घूम के हमको इस तरह से रशिया की तरफ पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर हम यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है, यहाँ पर समझो चेन्नई के अंदर से, चेन्नई से हम जाएंगे बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए जाएंगे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए जाएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर बे ऑफ बंगाल के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे साउथ चाइना सी आएगा, साउथ चाइना सी के बाद फिर सी ऑफ जापान आएगा, ईस्ट चाइना सी भी आएगा, राइट। इस तरह से बहुत सारे सी यहाँ पर इस तरह से आएंगे, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैप के अंदर मैं आपको दिखा पाऊँ इसके अंदर, यस, ये सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान के बाद ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी के बाद साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के बाद फिर आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार के बाद अगर आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के बाद आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से स्टार्ट होकर फिर चेन्नई है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर, चेन्नई से स्टार्ट होकर और यहाँ तक पहुंचने के अंदर, व्लादिवोस्टोक पहुंचने के अंदर कौन कौन से सी यहाँ पर आए, ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर याद करना है, राइट। तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इट इज प्रपोज सी रूट, अभी प्रपोज सी रूट है बिटवीन द इंडियन पोर्ट ऑफ चेन्नई एंड द रशिया पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5600 नॉटिकल माइल के अंदर ही आपको पहुंचा देगा, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द करंट सी रूट वाया सुइस कैनाल, जो रेड सी से होकर, सुइस कैनाल से होकर, मेडिटेरेनियन सी से होकर हम निकलते हैं, उससे बहुत ही शॉर्ट है। तो हमको क्या करना है, एक तरह से ये याद रखना है कि कौन कौन से सी इसके अंदर है। सी ऑफ जापान है इसके अंदर, ईस्ट साउथ चाइना सी है, राइट, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल भी है, ठीक है, फिर इसके अंदर देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, राइट, और फिर उससे उसको कनेक्ट करते हुए फिर चेन्नई तक कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये पोर्ट को अपन को याद रखना है, ये रूट को अपन को याद रखना है। चलो ये दो चीजें इसके अंदर हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर बोली गई है जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब के कॉपरेशन, इन सब के अंदर कॉपरेशन करेंगे, पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज इसके अंदर करी जाएगी, राइट। ये सारी चीजें किसके अंदर बोली गई है, जॉइंट स्टेटमेंट में बोली गई। तो जॉइंट स्टेटमेंट में मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल की क्लास में देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म के बारे में बोला गया है और ट्रेड के बारे में बोला गया है। उसके आगे फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी गई। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर कॉपरेशन करेंगे, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर कॉपरेशन करेंगे, रिफाइनिंग बनाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया, राइट। Both sides agree to facilitate mutual and international energy security, taking into account the prospect of global energy transitions. They also agreed to promote systematic cooperation, development and supply of the medicine. ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें इसके अंदर है। तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिलाकर आपको पूरा जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि यहाँ पर जो होंगे कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी दोनों कंट्रीज जो होंगी वो कॉपरेशन करेंगी। अब डिजिटल इकोनॉमी जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जैसे आप यूपीआई देख लो, यूपीआई से फास्ट पेमेंट सिस्टम। इसी तरह रशिया के अंदर भी कुछ होगा फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ का यूपीआई। तो दोनों को कनेक्ट करने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किस तरह से हम इस डिजिटल इकोनॉमी को हम आपस के अंदर मिलकर और ज्यादा इसके अंदर इनोवेशन करें और सारी चीजें बढ़ावा दें, ये सब चीजें इसके अंदर हो रही है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। अब देखो कल के न्यूज़पेपर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया था रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज और इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, वो हमेशा एंटी रहता है रशिया के, ये रशिया के एंटी है, ये माइनस साइन मैंने आपको इसके अंदर बता रहा, राइट। और यूएसए और इंडिया का रिलेशन अभी काफी अच्छा चल रहा है, ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। रशिया यूक्रेन का जब वार हुआ, रशिया और यूक्रेन का वार हुआ, ठीक है, जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ तो इसके अंदर आपने देखा कि यूएसए और होल यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, यूरोप अगर हम कहेंगे बहुत सारी कंट्रीज यूरोप के अंदर, ये क्या हो गए, ये अगेंस्ट हो गए किसके, रशिया के, रशिया के अगेंस्ट हो गए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इंडिया जो है रशिया का एक अच्छा दोस्त है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही थर्ड टर्म उनको मिली है तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, ठीक है। पहली बार जब वो किसी कंट्री से मिल रहे हैं तो वो रशियन कंट्री से मिल रहे हैं, ठीक है। पहली बार वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम देखें किसी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, राइट। तो अब इसका जब क्लोज रिलेशनशिप होगा तो यूएसए को आग लगेगी, है ना, और यूएसए भड़केगा बहुत बुरी तरह, राइट। तो यूएसए को बहुत बुरा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर कि इंडिया जो है रशिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है। एक पॉइंट तो ये है।
आज के न्यूज़पेपर के अंदर इस बात को कहा भी है यूएसए ने, ठीक है, कि यूएसए ने कहा कि 24 आवर्स में हमने 2 बार बात कर ली है भारत के अंदर कि भाई क्या कर रहे हो तुम, रशिया के साथ किस तरह से हाथ मिला रहे हो, राइट। ये चीज भी हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। अब एक और कंट्री है जो खून के आंसू रो रहा है, वो है चाइना। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना और रशिया एक बहुत अच्छे दोस्त है, ठीक है। और जब यूक्रेन का वार हुआ था, रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, तो वो पहले चाइना से बात करी थी, रशिया चाइना से यहाँ पे बात करी गई थी रशिया के द्वारा, ठीक है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो क्या थे, चाइना के पास ही थे उस वक्त, और उन्होंने पूरा पूरा आराम से उनको चीज समझाई कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने पूरा का पूरा डिस्कशन करके फिर ये वार करा यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये रशिया और चाइना बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, ठीक है, दे आर बेस्टीज। बट अगर हम देखें इंडिया और चाइना नेगेटिव रिलेशन में है। तो जब ये, अब मान लीजिए आपके कोई दोस्त, आपका कोई दुश्मन है, वो आपके दोस्त से बात करता है तो आपको चिढ़ होगी, इसी तरह से चाइना का भी हाल हो रहा है। पर कुछ बोला बोला नहीं जा रहा है चाइना से, तो चाइना इस तरह से बोल रहा है कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइना का अभी एक हम बताएंगे, इसके एक न्यूज़पेपर है जो कि गवर्नमेंट अथॉराइज न्यूज़पेपर है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं चाइनीज डेली, ठीक है। एक है ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स। ये क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट का माउथ पीस है, मतलब गवर्नमेंट का ही इसके अंदर व्यू डाला जाता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, चाइना की कंट्री के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर होता है ग्लोबल टाइम्स, उसके अंदर कुछ बातें लिखी गई है, जिससे ये बोला गया है, चाइना के अंदर ये बोला गया है कि देखो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, ज्यादा दिक्कत जो होगी वेस्ट को होगी, रशिया और इंडिया अगर पास में आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। हो तो रही होगी, ऑब्वियसली हो रही होगी, पर ये दिखा नहीं सकता, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए। यूएसए ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ भाई हमें कुछ प्रॉब्लम्स है, राइट। तो यहाँ पर ये देखो, ये एक न्यूज है, वेस्ट मोर कंसर्न देन द चाइना अबाउट द इंडिया रशिया टाइज, चाइना डेली जो है ग्लोबल टाइम्स, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेट बैक्ड इंग्लिश टेबलाइड पब्लिश होता है बीजिंग से, ठीक है। तो स्टेट का माउथ पीस इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स को। इसके अंदर ये बोला गया है कि वेस्ट जो है उसको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप से, ठीक है। तो खून का घूंट पीकर ये बातें बोली जा रही है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, राइट। तो अब यहाँ पर समझो, द वेस्ट एंड नॉट चाइना इज कंसर्न विद द इंडियाज डीपनिंग टाइज विद द रशिया। इंडिया की जो टाइज, डीपनिंग टाइज है रशिया के साथ, उसके अंदर चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेस्ट को ही फर्क पड़ रहा है, इस तरह से इसके अंदर बोला गया है कि चाइना डज नॉट व्यूज क्लोजर इंडिया रशिया इंडिया रिलेशनशिप एज ए थ्रेट। चाइना ऐसे बोलता है कि भाई चाइना जो है एक तरह से रशिया और इंडिया के क्लोज रिलेशनशिप को थ्रेट की तरह नहीं देखता, बोलता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। पर ये कहता है पर वेस्टर्न कंट्री जो है ना उनको बहुत फर्क पड़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है जैसे यूएसए है उसको कंसर्न होना चाहिए, है ना, यूरोप कंट्रीज जो है उनको कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। आर इंक्रीजिंगली डिससेटिस्फाइड विद द इंडियाज रिलेशन विद रशिया। इंडिया का अच्छा रिलेशन हो रहा है रशिया से, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, ऐसा इसके अंदर बोला जा रहा है, राइट। इन कंट्रास्ट टू द क्रिटिसिज्म एंड द प्रेशर चाइना हैज रिसीव फ्रॉम द यूएस एंड द वेस्ट ओवर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। देखो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना ने एक तरह से पूरा रशिया का साथ दिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई बार क्रिटिसाइज करा कि देखो चाइना जो है वो भड़का रहा है रशिया को, और उसके कारण रशिया यूक्रेन के ऊपर क्या कर रहा है, बहुत सारी यूक्रेन के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर रहा है, राइट। जबकि चाइना इस तरह से बोलता है कि भाई हम पे तो इतना क्रिटिसिज्म करा, इंडिया पे तो तुमने ज्यादा क्रिटिसिज्म करा नहीं, इंडिया तो रशिया से आराम से सस्ता ऑयल ले रहा है, और सस्ता ऑयल लेकर यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है, ठीक है। तो देखो रशिया यूक्रेन का जब वार हुआ तो यूक्रेन की सपोर्ट में जो कंट्रीज थी, ठीक है, जो यूरोप है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज जो है उन्होंने क्या करा, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। रशिया से कहा कि भाई हम तुम्हारा तेल नहीं लेंगे, रशिया ने कहा मत लो। इंडिया ने कहा भाई रशिया एक काम कर, हमको दे दे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, इतना सारा तेल तेरे पास है, हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दे भाई। इसने इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दिया, और इंडिया ने यही तेल जो है महंगे में यूरोप को बेच दिया, ठीक है। तो चाइना तो इस तरह से एलिगेशन लगाता है कि इंडिया ने बड़ा सही दिमाग लगाया भाई, इसके वार के अंदर जो फायदा हो रहा है, आपदा में अवसर जो दिख रहा है वो तो इंडिया को ही दिख रहा है। रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल लिया, और ऑयल लेकर पेट्रोल बनाकर बेच दिया किसके अंदर, यूरोप के अंदर महंगी प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर बोला जाता है चाइना के द्वारा, यही सब बातें इसके अंदर लिख रही थी कि वेस्टर्न कंट्री हैव साउट टू पुल इंडिया इनटू द वेस्टर्न कैंप। वेस्टर्न कंट्री चाहती थी कि हमारे कैंप में आ जाए इंडिया, एंड काउंटर बैलेंस चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे यूएसए बैलेंस ऑफ पावर टैक्टिक्स अपनाता है, यूएसए चाहता है कि इंडिया को किसी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो चाइना का जो वर्चस्व है एशिया के अंदर वो कम हो जाएगा, राइट, है ना। तो इंडिया को यहाँ पर पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, ये हमारे कैंप में रहे, इस तरह से यूएसए सोचता है। बट इंडिया ने जो रशिया के साथ रिलेशनशिप दिखाया, अकॉर्डिंग टू चाइना ये बात हो रही है, इंडिया का जो रेस्पॉन्स हुआ,
ठीक है, वो क्या है, वो एक तरह से यूएसए के लिए एक बड़ा धक्का है, सेटबैक है यूएसए के लिए, वेस्ट कंट्रीज के लिए सेटबैक है, उनको डिसअपॉइंटमेंट इस तरह से हुआ। तो आप देख रहे हैं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप से कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, राइट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अभी जो सेक्रेटरी है, राइट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक पर्सन है, राइट, मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है कि हाँ यूएस के अंदर कंसर्न्स है, ठीक है, इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिससे ये लग रहा है कि हाँ भाई यूएस से बड़ा तपा हुआ है इंडिया और रशिया के रिलेशन से। वी हैव बीन क्वाइट क्लियर अबाउट आवर कंसर्न्स अबाउट इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया, इस तरह से बोला जा रहा है। वी हैव एक्सप्रेस दोज प्राइवेटली डायरेक्टेड टू द इंडियन गवर्नमेंट, हमने इंडियन गवर्नमेंट से बात कर ली है उसके बारे में, एंड दैट हैज नॉट चेंज्ड। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने इस तरह से रिपोर्टर्स को बताया कि वी हैड कन्वर्सेशन विद देम इन द पास्ट 24 आवर्स, के अंदर भारत की गवर्नमेंट से हमारे कन्वर्सेशन हुए हैं इसी चीज को लेकर कि इंडिया के रिलेशनशिप विद रशिया को लेकर, राइट। तो मोदी का रशिया जाना, ठीक है, एक तरह से क्या है, एक तरह से बहुत सारा बवंडर उठा है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कान भी खड़े हो गए और चाइना के भी कान खड़े हो गए, राइट। चलो, ए डे अर्लियर मिलर हैड सेड द इंडिया इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उससे पहले कल के न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने ये बोला था, whom we engage with a full and a frank dialogue and that includes our concern with their relationship with the Russia। तो इसलिए तो साफ साफ बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कि इंडिया जब रशिया के पास जाता है तो हमें दिक्कत होती है, राइट। चाइना बोल रहा है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई इससे, वेस्ट को ही दिक्कत है, जबकि चाइना को भी दिक्कत है इससे, राइट। आई लुक एट द प्राइम मिनिस्टर मोदीज पब्लिक रिमार्क्स टू सी व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, बट एज आई सेड वी मेड क्वाइट क्लियर डायरेक्टली विद इंडिया और कंसर्न अबाउट द रिलेशनशिप विद रशिया। हमने डायरेक्टली बात करी है इंडिया से कि हमारे रिलेशनशिप कंसर्न जो भी है हमारे रिलेशनशिप के अंदर वो सब चीजें दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो भाई ये सब चीजें आपको एक कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। कल के न्यूज़पेपर के एनालिसिस को देख लेना, ठीक है, और आज का देख लेना, तो पूरा का पूरा आपको जॉइंट स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्लियर हो जाएगी इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप से, राइट। अब इसके बाद अब यहाँ पर मोदी जी गए, ठीक है, और मोदी जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोले हैं, ठीक है, दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर उन स्टेटमेंट्स की बात करी जाती है। जैसे 2022 के अंदर, ठीक है, जब वो एससीओ समिट में गए थे मोदी, तो उन्होंने बोला था दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, ठीक है, ये सदी जो है वॉर की सदी नहीं है। और इस चीज को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा था, वेस्ट कंट्रीज ने अप्रिशिएट करा था, ठीक है, और बहुत ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग इसको माना गया था। इसी तरह से अभी कुछ कुछ बातें और कही है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो क्या बातें कही हैं ये अपन को डायरेक्टली अपन एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक दो स्टेटमेंट है वो याद रखना। दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर वार, एक तो ये बोला है, दिस इज नॉट द इरा ऑफ द वॉर, दैट इज से प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व ऑन द बैटलफील्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि बैटलफील्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। और कंसर्न दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स एनीवेयर इज अनएक्सेप्टेबल, ये सब चीजें इसके अंदर बोली गई। और ये भी बोला गया कि बच्चों की मौत हो रही है तो वो बहुत ही पीड़ित करने वाला दृश्य होता है, राइट। बच्चे जब मरते हैं, बच्चों का कोई गलती नहीं है इसके अंदर, इनोसेंट लाइफ का लॉस हो रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह की बातें इसके अंदर करी गई है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इंडिया का स्टैंड जो है ना वो बहुत ही क्लियर है, राइट। इंडिया रशिया और यूक्रेन को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करके यहाँ पर इस तरह से प्लीड करता है कि भाई देखो इनोसेंट लाइफ का नहीं होना चाहिए, वॉर मत करो, बैटलफील्ड पे मत लड़ो, ठीक है, आप आपस में बैठ के डिस्कशन करो, यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से काम करो, इंटरनेशनल पीस ऑर्डर बनाओ, राइट। इस तरह की बातें क्या करता है, इंडिया करता है। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। और यही चीज आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एडिटोरियल्स आ रहे हैं। तो अब देखिए ये एडिटोरियल जो है ये आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी तक, राइट। कि डिप्लोमेटिक टाइट रोप पे है, क्या करे इंडिया, यूएसए के साथ रहे कि रशिया के साथ रहे, अभी रशिया से ज्यादा क्लोजनेस है, वही सब चीजें इसके अंदर बता रखी है, ठीक है भाई। तो ये भी आप इसके अंदर प्लीज पढ़ लीजिएगा, राइट। इसके अलावा एक और बात है जो मेरे को आपको बतानी है कि यूक्रेन जो है ना बड़ा तप गया है। जैसे रशिया से मिलने गए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, तो यूक्रेन बड़ा तप गया। यूक्रेन ने कहा कि इससे बहुत खराब चीज हुई है, जेलेंस्की ने कहा है कि ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, कि इंडिया को समझना चाहिए कि रशिया से बात नहीं करनी चाहिए, रशिया को बाइकआउट करना चाहिए, इस तरह की बात करी गई। तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया रशिया के रिलेशन से बहुत सारी कंट्रीज इफेक्ट होती है, वो सब चीजें मैंने इसके अंदर आपको बता दी है, राइट। चलिए हम अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। जस्टिस खन्ना रिक्यूजेस सेल्फ फ्रॉम हियरिंग वर्डिक्ट रिव्यू पिटिशंस, ठीक है, रिव्यू पिटिशंस की वर्डिक्ट को हियर करने से जस्टिस खन्ना जो है अपने आप को रिक्यूज कर लिए। अब देखो एक छोटी सी न्यूज है, राइट।
इसमें इतनी बड़ी न्यूज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा है 1723 का जजमेंट था, उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी, राइट। उसके ऊपर सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर ये था था कि भाई चलो मैं इसको बता देता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 के जजमेंट में ये बोला था कि सेम सेक्स मैरिज को हम लीगलाइज नहीं कर सकते, सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज हम नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी, ठीक है। और रिव्यू पिटिशन का अभी क्या था, वर्डिक्ट देना था, बट एक जज जो थे जस्टिस खन्ना, उन्होंने कहा मैं अपने आप को रिक्यूज कर रहा हूं। अब रिक्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको ये पूरा का पूरा हमने न्यूज आपको बताया, ठीक है। तो देखो रिक्यूज वर्ड यहां पर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी जजमेंट है, जजमेंट के लिए कोई बेंच बनती है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए 3 जजेस की बेंच बनी, और 3 जजेस क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्डिक्ट सुनाने वाले हैं, अपना जो है वर्डिक्ट देने वाले हैं। इसमें से कोई भी जज, मान लीजिए ये जज जो है वो कहता है कि साहब मुझे इससे बाहर रखो, मैं इस बेंच के अंदर नहीं आना चाहता, इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं यहां पर जजमेंट नहीं देना चाहता, दैट इज नोन एज रिक्यूजल। अब रिक्यूजल क्यों होता है और कैसे होता है ये मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं रिक्यूजल के, जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स क्वेश्चन के अंदर। ये रिक्यूज का मतलब समझ में आ गया ना, कि जज अपने आप को विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम हियरिंग द केस, इस केस को हियर करने से मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, मैं इस केस को नहीं हियर कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा जज बोल देता है इनमें से, तो दैट इज नोन एज रिक्यूजल। अब जज ऐसा क्यों बोलेगा, आप सोच कर देखो कि मान लीजिए कोई केस है, ठीक है, ये 3 जजेस की बेंच यहां पर इसको हियर कर रही है, ठीक है, और यहां पर जो केस है मान लीजिए ए और बी के बीच में केस है। अब बी को लग रहा है कि भाई यहां पर जजमेंट मेरे को सही नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जज जो है जो केस को हियर कर रहा है, इन 3 में से ये वाला जज जो है ना, वो ए का क्या है, ए का भाई है, ठीक है, ए का चचेरा भाई है, राइट। इसलिए इसको बी को लग रहा है कि भाई मेरे को नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि ये जज बायस हो जाए। तो ये जज जो है ना, अगर मान लीजिए कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या फिर कोई भी पर्सनल रीजन होता है, ठीक है, उसके कारण ये जज अपने आप को रिक्यूज कर सकता है। देखो अगर जस्टिस मेंटेन करना है तो उस जज को अपने आप को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि भाई ये तो मेरा भाई था, मेरे को यहां से अपने आप को हटा देना चाहिए, मैं इस केस को हियर नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ रहा हूं, यहां पर देखिए, व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ए जज कैन विड्रॉ फ्रॉम द हियरिंग ए केस टू प्रिवेंट क्रिएटिंग ए परसेप्शन दैट ही कैरीड ए बायस विच व्हाइल डिसाइडिंग द केस, कि उसने क्या है एक बायसनेस कैरिड करी है डिसाइड करते हुए केस को, तो इससे बढ़िया ये है कि वो जज अपने आप खुद ही हट जाए। अब सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन डिसाइड करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कोई पर्सनल रीजन है तो इसको हटना है, तो कौन हटाएगा, खुद हटता है या फिर कोई हटाता है। देखिए रूल जो रिक्यूजल के है वो यही है कि इस जज की, हम क्या कर रहे हैं, जज की बुद्धि पे छोड़ रहे हैं कि आपको ये केस हियर करना है कि नहीं करना है। अब जज कह सकता है कि नहीं साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस केस को नहीं हियर करूंगा, या फिर बोल देता है कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, जैसे इस बार अभी बोला गया कि पर्सनल रीजंस है इसलिए मैं इस केस को हियर नहीं कर पा रहा। तो रूल ऑफ रिक्यूजल, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स, कोई फॉर्मल रूल नहीं है, ठीक है। बट रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा था, टेस्ट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ बायस इज द रीजनेबल फॉर एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द पार्टी, कि अगर मान लीजिए कोई जज है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो जो पार्टी है ए और बी पार्टी में से किसी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यार ये जज तो इसके फेवर में डिसीजन देगा, राइट, तो यहां पर जज को रिक्यूज करना चाहिए, जज को ये चीज देखनी चाहिए कि कई पार्टीज जो हैं, कंसर्न पार्टीज हैं, उनमें से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आई एम द नॉट द राइट वन टू डिसाइड दिस केस, ठीक है। तो जज को ये माइंड में रखते हुए रिक्यूज कर देना चाहिए, ऐसा इसके अंदर बोला गया। और कोई रिक्यूजल का कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसके ऊपर आप रिक्यूज नहीं कर सकते, या फिर किसके कोई एक बोर्ड बैठेगा वो बोलेगा कि भाई नहीं सुनो और सुनो, जज चाहे तो वो सुन सकता है, जज चाहे तो नहीं सुन सकता, राइट। इस तरह से रूल ऑफ रिक्यूजल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आपको इसके अंदर इस तरह से याद रखना है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज की न्यूज है, मुस्लिम वुमेन कैन मी सीक मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड अंडर सीआरपीसी 125, सीआरपीसी के 125 धारा के अंदर मुस्लिम वीमेन मेंटेनेंस मांग सकती है हस्बैंड से। अब ये है ना एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे केस में मतलब एक केस है आपने सुना होगा, ठीक है, बेगम बानो का, ठीक है। तो वो केस में आप शाह बानो का केस जो है, बेगम शाह बानो का केस, वो मैं आपसे इसके अंदर डिस्कस करूंगा। मैं आपको उसके बारे में पूरी चीज बताऊंगा कि क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर, क्यों ये अलग से क्यों न्यूज आया कि मुस्लिम वीमेन कैन सीक मेंटेनेंस, मुस्लिम वीमेन क्यों है, वीमेन क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर,
कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड अंडर सीआरपीसी। 125 धारा सीआरपीसी की क्या बोलती है, राइट। और इसके लिए हमको एक पूरा पास्ट के अंदर जाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी कहानी आपको सुनाना हूं, स्टोरी की तरह उसको सुनना। ये लेडी है शाहबानो, ये लेडी थी शाहबानो, राइट। शाहबानो जो थी ना, 1980s की बात कर रहे हैं, है ना। शाहबानो क्या कहती है कि इसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। इसका हस्बैंड इनको तलाक दे देता है और इर्रिवोकेबल तलाक यहाँ पर दे दिया जाता है। इसके बाद ये लेडी बोलती है कि मुझे है ना अब इस हस्बैंड से क्या करना चाहिए, पैसा चाहिए मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब मेरे पास कुछ है नहीं सोर्स ऑफ इनकम, मेरा पति था सोर्स ऑफ इनकम, पति ने मेरे को छोड़ दिया, तो पति मेरे को भत्ता दे, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए दे, जिसको एलिमनी बोलते हैं अपन। ये हमको देना पड़ेगा आपको। इस तरह से कोर्ट के अंदर गए। ये पति जो है ना, पति देव, ये ऐसे बोले कि भाई देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा है कि मैं आपको कोई भत्ते देने के लिए कोई मेरे ऊपर कोई भत्ता देने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भत्ता मैं आपको नहीं दूंगा, राइट। इस तरह से इनके बीच में लड़ाई थी। मतलब एक है सेक्शन 125 सीआरपीसी और एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इन दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट थी। क्या कंफ्लिक्ट थी, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ऐसे बोलता है कि कोई भी पर्सन होगा, एनी पर्सन, ठीक है, उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, राइट। अगर उसकी वाइफ क्या कर रही है, वाइफ उसका एक तरह से उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कुछ, ठीक है, ये, और उसके बच्चे जो है, वेदर इट इज लेजिटिमेट चिल्ड्रन और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे हैं, राइट, वाइफ के बच्चे हैं, राइट, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना पड़ेगा किसी भी पर्सन को। एनी पर्सन हैज टू गिव, ठीक है, हैज टू मेंटेन हिज वाइफ, उसकी वाइफ को मेंटेन रखना पड़ेगा बाय गिविंग सम मनी, राइट। एंड हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर्सन के ऊपर है, मतलब हस्बैंड के ऊपर है। तो मतलब कोई भी हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, अगर जो ध्यान से सुने सभी बच्चे, कि जो भी हस्बैंड है उसकी वाइफ जो है ना, उसको आपको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वाइफ को ऐसा इकोनॉमिक हार्डशिप में नहीं आनी चाहिए, वाइफ वाइफ को पैसा देना पड़ेगा जिससे उसका क्या कर सके, खाने पीने का, रहने का, पहनने का, ये सब कुछ हो सके। और उसके चाइल्ड जो है, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, हस्बैंड की बनती है। ये सीआरपीसी की सेक्शन 125 में लिखा हुआ है, ध्यान सुने, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इसके अंदर ठीक है सर, यहां पे तो वाइफ की बात हो रही है, डिवोर्सी की बात नहीं हो रही। यहां पे वाइफ का मतलब एक्स वाइफ भी है, ये समझो। डिवोर्स्ड वीमेन भी इसके अंदर आती है, कि एक पर्सन है, उसने किसी लड़की किसी से शादी करी, और शादी करने के बाद उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको और उसके बच्चों को पाले, राइट। ये क्या है, ये एक तरह से सीआरपीसी की 125 धारा के अंदर लिखा हुआ है। नहीं करोगे तो दिस इज ए क्राइम, ठीक है। तो मेंटेन करना कोई ऐसा आसान नहीं कर रहे हैं, आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं। वाइफ को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो लॉ को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई आसान नहीं कर रहे हैं। 125 सीआरपीसी के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस वाइफ के अंदर अगर आप उस वाइफ को डिवोर्स कर देते हो तो भी सीआरपीसी की धारा चलती है ऐसे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अभी सेक्शन 125 सीआरपीसी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फिर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, और दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सेक्शन 125 सीआरपीसी प्लेज एन ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन है ऑन एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हिज वाइफ और हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अगर वो दोनों वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है, हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है, सीधी सी बात ये है इसके अंदर। द एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन क्लैरिफाई दैट द वाइफ आल्सो इंक्लूड ए डाइवोर्स वीमन हु हैज नॉट रीमैरिड। जो डाइवोर्स वुमेन है, जिसने अभी वापस से शादी नहीं करी, वो भी क्या होगा, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि मतलब आपने किसी से शादी करी, फिर उसको डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स देने के बाद अभी वो वीमेन क्या है, उसने वीमेन ने शादी नहीं करी है कहीं, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है अंडर द सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब ये तो कानून बोलता है, कानून इस तरह से बोलता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या बोलता है ये मैंने आपको बता दिया, कि आपको महंगाई उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भत्ता देना पड़ेगा, राइट, उसको एक तरह से एलिमनी देनी पड़ेगी, राइट। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जो है हमारी कंट्री के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कह रखा है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 3 महीने तक आपको इद्दत पीरियड तक आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ राशि देनी पड़ेगी, जो कि महर कहलाती है, जो कि शादी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें डिस्कस हुई थी,
कि भाई इतनी हम क्या करेंगे, इतनी हम मेहर देते हैं। मेहर देने का मतलब क्या है कि इतना अगर डिवोर्स हो जाएगा तो इद्दत पीरियड के अंदर, इद्दत पीरियड का मतलब वो पीरियड जो कि जिसके अंदर आप जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ना, ये इसकी वाइफ है, मुस्लिम की बात कर रहे हैं हम, इसने इनको डिवोर्स दिया, ठीक है, तलाक तलाक तलाक, ठीक है, पहले तो ट्रिपल तलाक होता था शाहबानो के टाइम पर, डिवोर्स दे दिया। तो डिवोर्स देने के बाद जब तक ये किसी दूसरे से शादी नहीं करती तो यहाँ पर इसको इद्दत देनी पड़ती है। इद्दत, इद्दत पीरियड के अंदर इसको कुछ कुछ क्या करना होता है, कुछ रहने का, खाने का, इस तरह से देना पड़ता है, राइट। 3 महीने का टाइम पीरियड इसके अंदर डिसाइड होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि 3 महीने तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इतना धनराशि देना पड़ेगा, वही आपको देनी पड़ेगी, राइट। ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिख रखा है। जबकि 125 सीआरपीसी में लिख रहा है कि नहीं नहीं भाई आपको देना ही पड़ेगा, है ना, जो उसका रहन सहन का है वो सब कुछ देना पड़ेगा, जब तक कि वो किसी और से शादी नहीं कर लेती, है ना। तो देखो अब देखना, ये अभी पूरी धीरे धीरे समझ में आएगा। इन 1978 के अंदर ए वीमेन नेम शाह बानो बेगम filed a petition seeking maintenance from her husband under section 125 for herself and 5 children। उसके 5 बच्चे थे और वो खुद, उन सब के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमको क्या है, हमको मेंटेनेंस दो, ठीक है। डिवोर्सिंग शाह बानो वाया इर्रिवोकेबल तलाक, तलाक देकर डिवोर्स करा था। लेटर दैट सेम ईयर हर फॉर्मर हस्बैंड जो थे मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने कहा नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा ही इज ओनली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड फॉलोइंग द डिवोर्स। इद्दत पीरियड के टाइम पर ही हम क्या करना है, हम यहाँ पर आपको मेंटेनेंस देने था आपको। 3 मंथ अंडर द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग विच शी कैन नॉट मैरी अनदर मैन अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 महीने तक की आप क्या करें, मेंटेनेंस देंगे, राइट। उसके बाद आपको मेंटेनेंस देने का कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस तरह से उनके हस्बैंड ने बोला। जबकि सीआरपीसी बोलता है जब तक शादी ना हो जाए ना तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक आपको क्या देना पड़ेगा, जब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, राइट। तो शाहबानो को बहुत दिक्कत हुई। शाहबानो ने कहा भाई हमको तो पैसे चाहिए थे मेंटेनेंस के लिए, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चले गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर क्या करा शाहबानो की बात मान ली गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर शाहबानो की बात मान ली गई कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, आपके पति को आपको मेंटेनेंस देना होगा। शाहबानो बड़ी खुश, है ना, शाहबानो खुश हो गई, राइट, कि अब तो पैसा मिलेगा मेंटेनेंस के लिए, मेरे को और मेरे बच्चे को मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलेगा। फिर वो बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट, इनके हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शाहबानो को सपोर्ट करते हुए बोला गया, ठीक है। तो यहां पर देखो इस चीज से क्या हो जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो मानते थे वहां के जो मौलवी थे वो सब नाराज हो जाएंगे, ठीक है। वो सब कहेंगे यार ये क्या है, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ और बोल रहा है, तो हम तो वही फॉलो करेंगे, हम सीआरपीसी के 125 धारा क्यों फॉलो करें, राइट। तो यहाँ पर देखो आफ्टर शाहबानोज प्ली वाज ग्रांटेड बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन 1980, द मैटर इज टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी जिन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना और जिसके अंदर ये बोला गया था कि शाहबानो को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। All India Muslim Personal Law Board argued that the court was bound to apply Muslim personal law as per the Muslim Personal Law Application Act 1937 कि कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ का देखना चाहिए, सीआरपीसी को नहीं देखना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स जो होंगे वो इसी तरह से होंगे, राइट, उसी तरह से करेंगे। मुस्लिम जो होंगे वो वैसे ही रूल्स फॉलो करेंगे जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर लिखे हुए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ा नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट से, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस तरह से बोला कि 125 जो सेक्शन है ना सीआरपीसी का, ये कट अक्रॉस बैरियर ऑफ द रिलीजन, ये रिलीजन के बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ, ठीक है, मतलब साइड में रखता हुआ चलता है। कि रिलीजन के अंदर कुछ भी लिखा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कुछ भी रखा हो, 125 जो सीआरपीसी है उसके अंदर ये सब चीजें नहीं देखी रहेगी। वेदर स्पाउसेस हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और पारसीज, ठीक है, कोई भी हो, ये इररेलेवेंट हो जाता है। इस तरह से उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे वाई चंद्रचूड़, ठीक है ना, उन्होंने इस तरह से इसके अंदर बोला गया, राइट। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो सब पे लागू होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कुछ भी लिख रखा हो या फिर हिंदू कल्चर के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे फॉलो करते हैं कौन, मुस्लिम्स, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी लिखा हो ये कोई मायने नहीं रखता। ये क्या कहते हैं कि भाई हम ये बोलते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी को सबको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द डिवोर्स्ड वाइफ was entitled to maintenance under section 135 even after the इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड के बाद भी, 3 महीने के पीरियड के बाद भी उसको देना पड़ेगा इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जब तक कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उनको देना ही पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ पर हुई और मुस्लिम सारे खफा हो गए। मतलब कहने का मतलब यह है शाहबानो केस के अंदर जो था
ये प्रॉब्लम था कि इद्दत पीरियड के बाद भी आपको देना पड़ेगा क्या, इद्दत पीरियड मतलब 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है, 3 मंथ का इद्दत पीरियड, उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस देना चाहिए क्या, ये प्रॉब्लम था। तो शाह बानो के अंदर ये बोला गया हाँ भाई इद्दत पीरियड के बाद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा वाइफ को, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिख रखा है कि बस इद्दत पीरियड तक ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, राइट। अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस सीआरपीसी 125 इस तरह से हुआ, और यहाँ पे मुस्लिम्स वाले जो थे ना वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ को तुम क्यों फॉलो नहीं कर रहे। उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने सोचा मौके का फायदा उठा लेते हैं, मुस्लिम्स को खुश कर देते हैं, और उन्होंने क्या करा, कोर्ट के जजमेंट को पलटते हुए एक नया एक्ट बना दिया, मुस्लिम विमेन्स के रेस्पेक्ट में एक एक्ट बना दिया जिसको प्यार से बोला गया MWPRD। ठीक है, MWPRD एक्ट के अंदर, ठीक है, MWPRD एक्ट के अंदर ये बोला गया कि भाई देखो जो जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो किया जाएगा, सीआरपीसी 125 को फॉलो नहीं करा जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, उस वक्त राजीव गांधी थे, देन इनेक्टेड द MWPRD एक्ट which effectively overturned the Shah Banu verdict, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसको ओवरटर्न कर दिया। अंडर द एक्ट द ऑब्लिगेशन टू पे द मेंटेनेंस आफ्टर द इद्दत पीरियड वाज प्लेस्ड ऑन द रिलेटिव्स, की इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद रिलेटिव्स पे क्या कराया, रिलेटिव्स के ऊपर भार होगा, ठीक है, हस्बैंड के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द डिवोर्स वाइफ या तो चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स वाइफ के ऊपर मेंटेनेंस देने का भार होगा, इन देयर एब्सेंस, अगर वो नहीं है तो स्टेट वक्फ बोर्ड जो होगा वो पैसा देगा वाइफ को। तो मतलब इसके अंदर इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात मान ली राजीव गांधी ने, टू अपीज द मुस्लिम्स। उन्होंने ऐसे कहा कि इद्दत पीरियड जब समाप्त हो जाता है, इद्दत पीरियड तक ही हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है वाइफ को एलिमनी देने के लिए, उसके बाद उसके बच्चे देखें या फिर उसके रिलेटिव देखें, या कोई नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड जो होगा, स्टेट वक्फ बोर्ड, वो देखेगा इसको, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया। जब ये बोला गया तो सभी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज करा कि देखो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है मुस्लिम विमेंस के अगेंस्ट में उन्होंने जजमेंट दिया, बट मुस्लिम के जो कट्टर लोग थे वो थोड़े खुश हुए, मुस्लिम्स के कि देखो गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि भाई हम सीआरपीसी की धारा लगाएंगे, ठीक है, जबकि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम फॉलो करते हैं। तो मुस्लिम्स ने थोड़ा सपोर्ट करा, जो भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, पर मुस्लिम वीमेंस बहुत अगेंस्ट में चली गई किसके, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के। और उस वक्त यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट हारी भी थी इनकी, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट पूरी तरह से इसके अंदर हारी थी। और इसका एक रीजन ये बताया गया था कि राजीव गांधी का ये जो डिसीजन था कि एक्ट लेकर आना, MWPRD एक्ट लेकर आना, ठीक है, ये उनके अगेंस्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही परेशान हुआ, यार ये तो बहुत गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि जो विमेन है उसको एलिमनी नहीं मिलेगी, इद्दत पीरियड तक देंगे, फिर उसके बाद इद्दत पीरियड के बाद नहीं देंगे। इस तरह का एक क्या करा, एक जजमेंट यहाँ पे इस तरह का एक एक्ट बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट का इंटरप्रिटेशन ही कुछ इस तरह से करा कि वो वापस से जजमेंट जो था, ठीक है, वो जो इंटरप्रिटेशन था वो उस जजमेंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इद्दत पीरियड के बाद भी आपको देना होगा, उस जजमेंट की तरह ही हो गया। देखो अब इंटरप्रेट किस तरह से करा गया है यहाँ पर इसके अंदर, इस तरह से देखो, सून आफ्टर MWPRD एक्ट, ठीक है, शाह बानो के जो लॉयर थे, राइट, लतीफी नफीस अहमद सिद्दीकी, राइट, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि सेक्शन 125 के अंदर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं देखना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 14 जो है उसके अगेंस्ट में, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसके अगेंस्ट में ये एक्ट है, MWPRD एक्ट जो है वो उसके अगेंस्ट में। इस तरह से इसके अंदर बोला गया, किसके द्वारा, उनके लॉयर के द्वारा, शाहबानो के लॉयर के द्वारा। इसके बाद सेंटर ने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, हम तो पर्सनल लॉ को फॉलो करना होगा, पर्सनल लॉ इज लेजिटिमेट बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेशन का लेजिटिमेट बेसिस जो होता है वो पर्सनल लॉ होता है, कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसमें राइट टू इक्वलिटी का क्या हैम्पर हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर चलता रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि भाई देखो मुस्लिम वीमेंस को किस तरह से डिवोर्स देना है, क्या करना है, किस तरह का पैसा देना है, ठीक है, वो सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ डिसाइड करेगा। इस तरह से बात हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या सोचेगा कि यार यहाँ पर अब एक्ट के अगेंस्ट में तो हम जा नहीं सकते, पर एक्ट को हम इंटरप्रेट तो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है कि आपका जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो अपराइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बट 5 जजेस की बेंच ने कहा कि जो सेक्शन 3A है MWPRD एक्ट का, which requires the former husband to provide a reasonable and fair provisions and maintenance to be made and to be paid her within the इद्दत पीरियड के अंदर उसको
उसकी वाइफ को पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है, और फेयर और रीजनेबल चीज देनी पड़ेगी। इसको इंटरप्रेट करा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो इद्दत पीरियड तक ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इद्दत पीरियड के अंदर उसको, हस्बैंड को एक तरह से ये सोचना चाहिए कि किस तरह से उसकी वाइफ जो होगी आफ्टर इद्दत पीरियड उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इसके बारे में भी इद्दत पीरियड के टाइम ही सोच लेना चाहिए। उसको एक तरह से अरेंजमेंट बनाने चाहिए, प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स को बना देने चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या उसकी नीड्स होंगी इद्दत पीरियड के बाद, उसकी वाइफ के क्या क्या नीड्स होंगे और उसको किस तरह से फुलफिल किया जाएगा, ये सब चीजें उसको सोचनी चाहिए इद्दत पीरियड के अंदर। इस तरह से उन्होंने बोला, तभी उसको फेयर और रीजनेबल कंपनसेशन माना जाएगा। तो मतलब इद्दत पीरियड के बाद भी क्या, किस तरह से इसका मेंटेनेंस हो, उसके बारे में भी सोचना चाहिए इद्दत पीरियड के टाइम पर ही, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इद्दत पीरियड के बाद आप क्या करें, आप उसका मेंटेनेंस करें। एक तरह से इनडायरेक्टली वही बोल दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जजमेंट में बोला था। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो यहां पर देखो क्या बोला, कोर्ट इंटरप्रेटेड दिस टू मीन्स दैट द हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू कंटेम्पलेट द फ्यूचर नीड्स एंड मेक प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स इन एडवांस फॉर मीटिंग दोस नीड्स। प्रिपरेटरी अरेंजमेंट होना चाहिए, उसने उसको समझना चाहिए विद इन द इद्दत पीरियड ही उसको ये सब चीजें सोचनी चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट द एक्चुअल पेमेंट वुड नॉट बी लिमिटेड टू दिस पीरियड एंड कुड एक्सटेंड टू द होल लाइफ ऑफ द डिवोर्स वाइफ अनलेस शी गेट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा बिना उस एक्ट को, MWPRD एक्ट को वैलिड करे हुए, ठीक है। क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भाई इद्दत पीरियड के बाद भी आपको देना पड़ेगा, बिकॉज इद्दत पीरियड के अंदर आपको ये सोचना होगा, प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स बनाने होंगे कि क्या क्या उसकी नीड्स है और किस तरह से उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। मतलब ये है कि इद्दत पीरियड के बाद भी आपको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर बोला गया। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया और उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ही इंटरप्रेट कर दिया और उसको इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ कि इद्दत पीरियड के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जबकि एक्ट में लिखा गया इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट करा कि इद्दत पीरियड में आप जो हस्बैंड है उसको सोचना चाहिए कि इद्दत पीरियड के बाद उसकी वाइफ का क्या होगा, वो किस तरह से मेंटेन करेगी, ठीक है। तो उसको प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स कुछ बनाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको इद्दत पीरियड के बाद भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी प्रेजेंट केस कुछ ऐसा ही हुआ। पिटिशनर मोहम्मद अब्दुल समद, ठीक है, उन्होंने कहा 2017 के अंदर फैमिली कोर्ट के अंदर ये कहा कि 20,000 रुपए पर मंथ उनको देना था अपनी फॉर्मर वाइफ को। तेलंगाना हाई कोर्ट ऑन अपील रिफ्यूज टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ये गए, है ना, और तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट बोल रहे हैं वही क्या करेंगे, वही माना जाएगा। फैमिली कोर्ट ने क्या बोला कि 20,000 रुपए आपको पर मंथ देना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये जो थे मोहम्मद अब्दुल समद, ये कह रहे थे कि भाई मैं 20,000 रुपए पर मंथ क्यों दूं उसको, ठीक है, मैंने डिवोर्स लिया है, उसके बाद इद्दत पीरियड तक ही मुझको देना चाहिए, ठीक है। बट फिर वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर ये लिख रखा है, एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हिज वाइफ और हिज लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है दैट इज ओवर एंड अबव द व्हाट, ओवर एंड अबव द रिलीजन से ओवर एंड अबव है, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। इसके अंदर ये बोला गया सोशल जस्टिस मीजर है ये, एक तरह से ये जो 125 सीआरपीसी एम्बेडेड इन द टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और सोशल जस्टिस का एक तरह से मेजर है, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, क्या इद्दत पीरियड क्या होता है, किस तरह से शाहबानो वाला केस था, किस तरह से उसके हस्बैंड के काउंटर पॉइंट्स थे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर के अंदर जजमेंट दिया, किस तरह से राजीव गांधी जो थे उनको लगा कि मुस्लिम्स को अपीस करना है, तो उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके लिए उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया है, MWPRD एक्ट, राइट। मुस्लिम वीमेन से जो भी डिवोर्स से रिलेटेड है वो चीज पास कर दी, जिसको है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात मानी गई, राइट। इद्दत पीरियड तक ही उसको क्या है, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करा, उसके सेक्शन 3 को इंटरप्रेट करा और बोला कि इद्दत पीरियड के बाद भी देनी पड़ेगी, राइट। इस तरह की चीज हुई। अभी ये केस, एक और केस आया, उसके अंदर वापस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुमको देना पड़ेगा इद्दत पीरियड के बाद भी, तुमको जब तक वो डिवोर्स जिसको दिया है वो जब तक शादी नहीं कर लेती तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो इट्स हीटिंग अप, ये एक नया एडिटोरियल है जो हमको पढ़ना है। देखो भाई, एक पेरिस पैक्ट हुआ था, है ना, 2015 के अंदर। उसके अंदर ये बोला था कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया का टाइम है, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मान लीजिए टेम्परेचर एक्स है, ग्लोबल टेम्परेचर एक्स था, राइट। तो उससे जब तक ये एक्स 1.5 डिग्री, राइट,
यहां तक ही अपन को बढ़ाना चाहिए, इससे ज्यादा हमको नहीं बढ़ाना चाहिए टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो इतना ही बढ़ाना चाहिए। जो टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पर, ठीक है, उससे 1.5 डिग्री तक ही बढ़ना चाहिए टेम्परेचर। अगर ये 2 डिग्री तक बढ़ गया तो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे, बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारा होगा, राइट। ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा हुआ तो बहुत सारे ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कि पूरा पूरा नेचर जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा पेरिस पैक्ट के अंदर बोला था आईपीसीसी रिपोर्ट को हवाला देते हुए, ठीक है। तो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि 2023 और जून 2024 और जुलाई 2023, राइट, ये 2 साल ऐसे थे जिसके अंदर एवरेज टेम्परेचर का अगर हम देखें तो एवरेज टेम्परेचर से काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है टेम्परेचर, राइट। 1.64 डिग्री, तो 1.5 डिग्री की बात हुई थी, यहाँ पे 1.64 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन इट्स फॉसिल फ्यूल इरा, प्री इंडस्ट्रियल इरा के वन जो है उससे 1.5 डिग्री से भी ज्यादा 1.64 डिग्री तक बढ़ गया है टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, राइट। तो इसके बारे में इस तरह से बात करी गई है। तो ये देखो, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बिटवीन द जुलाई 23 एंड जून 24 वाज द हाईएस्ट ऑन द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियंस कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज लेटेस्ट बुलेटिन। उन्होंने इस तरह से बोला है कि जुलाई 2023 और जून 2024 के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री से बढ़कर, है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 1.64 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोला गया कि 2100 तक जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बट अभी 2 साल के अंदर लगातार देखा गया जून और जुलाई के अंदर 1.64 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये खतरे का निशान है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो टेम्परेचर का जो बेंचमार्क अपन ने डिसाइड कर रखा है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्री इंडस्ट्रियल एरा के 1.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, द फाइंडिंग्स डू नॉट इमीडिएटली मीन दैट द वर्ल्ड हैज डिफॉल्टेड पेरिस क्लाइमेट पैक्ट 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड, ऐसा नहीं हुआ है। पर क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिकेड के अंदर देखा जाएगा एवरेज टेम्परेचर, पर 2 साल के अंदर 2 साल का यहाँ पे टेम्परेचर देखा गया है, जिसके अंदर जुलाई और जून के अंदर, जुलाई 2023 और जून 2024 के अंदर ये जो टेम्परेचर था 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क से ऊपर हो गया, राइट। लास्ट मंथ वॉज द अर्थ्स हॉटेस्ट जून ऑन द रिकॉर्ड। ऑनसेट ऑफ लानीना, लानीना एक ऐसा इवेंट है जिसके कारण बारिश आती है, राइट, है ना, भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बारिश आती है, जिसके अंदर ऑनसेट ऑफ लानीना माइट ब्रिंग सम रिलीफ इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आप देखेंगे लास्ट मंथ जो था अर्थ का वो हॉटेस्ट जून था रिकॉर्ड के अंदर, अगर हम देखा जाए तो, राइट। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेरी ब्रीच हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, जैसे जून मतलब 23-24 के अंदर टेम्परेरी ब्रीच हुआ। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरह से खतरे का निशान है, राइट। रिड्यूसिंग जीएचजी इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना एंड लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द वार्मिंग हैज सो फार been the prime focus of the climate policy making, ठीक है। However, mitigating targets have historically been inadequate and global community has never agreed on who shoulder the great burden of decarbonization। देखो, हमेशा क्या होता है कि जब भी बात होती है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को हमको कम करना है तो हमें इमिशंस को कम करना होगा, तो एक्चुअली वर्ल्ड डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। हम ऐसे बोलते हैं, वर्ल्ड ऐसे बोलता है कि देखो डेवलप्ड नेशंस जो है ना, इन्होंने बहुत सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करा, ठीक है, बहुत सारा इन्होंने धुआं हुआ निकाला, ठीक है। हम तो जब कुछ जो डेवलपिंग नेशंस है तब तो कुछ डेवलप ही नहीं कर पाए थे, इन्होंने तो कुछ कार्बन इमिशंस निकाले ही नहीं थे, ये तो अभी कार्बन इमिशंस निकालने लगे हैं, राइट। जबकि डेवलप नेशन तो बहुत पहले से कार्बन इमिशंस निकालते हुए आ रहे हैं। तो डेवलप्ड नेशन जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कार्बन इमिशंस को कम करो, क्योंकि आप तो जन्म से ही निकालते हुए आ रहे हैं, हम तो अभी कार्बन इमिशंस निकालने की कोशिश हम अभी भी कर ही रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है। तो डेवलपमेंट करना होगा तो कार्बन इमिशंस आएंगे। डेवलपिंग नेशंस कह रहे हैं कि हम तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे तो कार्बन इमिशंस अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तुमने तो डेवलप बहुत पहले से कर लिया है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से डेवलप कर रहे हो, तो तुम तो डेवलप नेशंस हो, ठीक है। तुमको इमिशंस के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। और ये कहते हैं नहीं नहीं, हमें क्यों करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। इसी तरह की लड़ाई रहती है और एक दूसरे की शोल्डर के ऊपर बर्डन डालते रहते हैं, ठीक है, कि डेवलपिंग नेशंस को करना चाहिए। डेवलपिंग नेशंस कहते हैं भाई हमने तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करा है, डेवलप नेशन जो इतनी सदियों से कार्बन इमिशन करता हुआ रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर से, उसको करना चाहिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ऐसी बातें यहाँ पर होती रहती है। तो ये देखिए, ग्लोबल कम्युनिटी हैज नेवर एग्रीड ऑन हु शोल्डर्स द ग्रेट बर्डन ऑफ द डिकार्बनाइजेशन, ठीक है। At the same time, it is increasingly become evident that even a decimal
पॉइंट इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग मेक द एक्सट्रीम इवेंट्स मोर इंटेंस एंड डिफिकल्ट। अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ गया टेम्परेचर, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस अपन ने एक बेंचमार्क बना रखा है, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट आएंगे। ठीक है, तो 2100 ठीक है 2100 तक हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर का मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम पर जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। अगर बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। टेम्परेरी ब्रीज देखा गया है 23-24 के अंदर, अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर आगे जाके कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे। इस तरह से आपको इसमें समझना है। ये जो थ्रेशोल्ड दिया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको रखना चाहिए, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अंदर लिया था, राइट। लास्ट ईयर द आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट वार्न दैट द मेजर्स टू बिल्ड द रेजिलियंस आर लार्जली स्मॉल स्केल, कि बहुत ही कम हम मेजर्स ले रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि हम क्या करेंगे, इस जो बेंचमार्क है इसको ब्रीच कर जाएंगे। इस तरह से आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कहा था। रिपोर्ट अंडरलाइन द नीड टू द वेदर प्रूफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, सिक्योर पीपल्स लाइवलीहुड, प्रोटेक्ट द वल्नरेबल फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स, रिवर्स एंड स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम। इस तरह से इसके अंदर होना चाहिए। 2021 के अंदर न्यू दिल्ली बेस्ड काउंसिल फॉर द एनर्जी एनवायरमेंट एंड द वाटर स्टडीज रिवील दैट 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अब दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन कोट इन द एग्जामिनेशन मेंस के अंदर लिख सकते हैं कि 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वल्नरेबल टू द क्लाइमेट डिजास्टर। क्लाइमेट डिजास्टर उसके अंदर के लिए वल्नरेबल है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट के डिजास्टर्स होंगे, उसके अंदर 80% पॉपुलेशन जो होगी इंडिया की पॉपुलेशन वो इफेक्ट करेगी। इंडिया डज हैव ए क्लाइमेट अडेप्शन प्लान, इंडिया के पास एक क्लाइमेट अडेप्शन प्लान है, बट अगर हम देखेंगे हर साल लैंडस्लाइड्स बढ़ती जा रही है, फ्लड्स बढ़ते जा रही है, हीट वेव्स बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण क्या है, इसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के अंदर भी, राइट। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी 80% पॉपुलेशन है ना, दैट इज वल्नरेबल फॉर द क्लाइमेट डिजास्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन, राइट। ये बताते हुए कि हमें कितनी जरूरत है अभी क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान की। क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान इंडिया के पास है, बट वो अभी आप देख रहे हैं कि इतने फ्रीक्वेंट इवेंट्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, इतने सारा हो रहा है कि उससे कुछ वो क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान जो है वो एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, राइट। Despite advancement, India's weather reporting system find it difficult to keep pace with the climate-related complexities. The infrastructure of even the metros like Delhi, Mumbai, Bangalore struggle to cope with the extreme rainfall of episodes. इसके अंदर भारत के अंदर भी देखो ये सब चीजें होती जा रही हैं, right? Like most part of the world, India's climate adaptation project remains a top-down endeavor, right? It is time कि policy maker को देखने चाहिए कि local solutions हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर देखें, और local solutions से हम क्या करें, हम जो क्लाइमेट जो चेंज है उसको रोकने की कोशिश करें, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको क्लियर है। एक एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर हैनिबल डायरेक्टिव दे रखा है, राइट। ये टर्म पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर कि रिसेंटली हैनिबल डायरेक्टिव टर्म यूज हुआ था, तो ये किस लिए ये टर्म है, राइट। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए इसके अंदर हैनिबल डायरेक्टिव क्या टर्म है, राइट। तो देखो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस जो है उन्होंने ये एक तरह से हैनिबल डायरेक्टिव जो है वो इन्होंने इनके टर्म है ये, राइट, इजराइल डिफेंस फोर्स के अंदर, राइट। कि एक तरह से क्या है, इनका कोड वर्ड है जो ये बोलते हैं कि हैनिबल डायरेक्टिव हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हैनिबल डायरेक्टिव का मतलब क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है हमस ने अटैक करा है इजराइल के ऊपर, ठीक है, इजराइल के ऊपर अटैक करा था अक्टूबर 17 लास्ट ईयर, राइट। इसके कारण क्या था कि इजराइल के बहुत सारे सैनिकों को, ठीक है, मिलिट्री वाले लोगों को इन्होंने एक तरह से कैपिटिव में रखा था, ठीक है, एक तरह से उनको एक तरह से क्या कर दिया, उनको पकड़ के रखा हुआ था, राइट। तो उस वक्त ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने हैनिबल डायरेक्टिव ट्रिगर कर दिया था, ठीक है, हैनिबल डायरेक्टिव ट्रिगर करा था। तो देखो यहाँ पर एज हमस रेडेड साउथ इजराइल, सदर्न इजराइल ऑन October 7 लास्ट ईयर, इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक्टिवेटेड द हैनिबल डायरेक्टिव। हैनिबल डायरेक्टिव को एक तरह से एक्टिवेट कर दिया था। तो हैनिबल डायरेक्टिव क्या होता है ये इसके अंदर समझो। तो देखो इजराइल डिफेंस फोर्स की ये एक ऑपरेशनल पॉलिसी है, ऑपरेशनल पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है, मान लीजिए कि किसी मिलिट्री के आदमी को एक तरह से प्रिजनर बना के रख रखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, कोई भी लोग हो सकते हैं, प्रिजनर बना के रख रखा है। इजराइल के मिलिट्री वाले आदमी को प्रिजनर बना के रखा हुआ है ना, एक गांव के अंदर रखा हुआ है मान लो, ठीक है। इस गांव में बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे बूढ़े भी हैं, बहुत सारे विमेन भी हैं, राइट, और टेररिस्ट भी हैं। ये टेररिस्ट हैं, एक तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, इनको कैपिटिव बनाकर इसको रख रखा है। तो देखो अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है तो यहां पर क्या है, एक ऑपरेशनल पॉलिसी ये है
कि इजराइल एक्सट्रीम स्टेप लेगा। फिर एक्सट्रीम स्टेप मतलब वो फिर अब कुछ नहीं देखेगा कौन बच्चा है कौन बूढ़ा है, जो उसके सामने आएगा उसको मार देगा। उसका मेन पर्पस यही रहेगा कि बस इस पर्सन को बचाना है किसी भी तरह। दैट इज नोन एज हैनिबल डायरेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर ये देखो, expression refer to purported ideal operational policy that aims to preempt politically painful prisoner swaps by immediately eliminating everyone in the vicinity of the captive Israel soldiers। कैपिटिव इजराइल सोल्जर के आसपास जो भी लोग हैं, जो बीच में आएगा उसको हम मार देंगे। इवन इफ इट पोज ए रिस्क टू द सोल्जर हिमसेल्फ, चाहे सोल्जर की लाइफ को रिस्क पड़े, फिर भी हम उसके आसपास की जो लोग होंगे उन सबको मार देंगे। अगर मान लीजिए हमें उसको बचाना है तो हम एक्सट्रीम स्टेप उठाकर उसको बचाएंगे। दैट इज नोन एज हैनिबल डायरेक्टिव। उसको हैनिबल डायरेक्टिव कहा जाता है। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एक तरह से ये ऑपरेशनल पॉलिसी है, ये आपको इसके अंदर याद रखना, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल पढ़ते हैं, बजटिंग फॉर साइंस। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ये कल का एडिटोरियल था जो रह गया था, वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। देखो इसके अंदर इस तरह से बोल रखा है कि देखो जवाहरलाल नेहरू से लेकर, अगर हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री मोदी तक, हर कोई कहता है कि साइंस को हमको प्रमोट करना चाहिए, साइंस को हमको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो बहुत ही इंस्पायर्ड थे साइंस से, वो तो बोलते थे कि साइंस के बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक है, और इनके अंदर जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है ना, आप लोगों को पता नहीं होगा बट ही वाज हैविंग द साइंटिफिक माइंडसेट। साइंटिफिक माइंडसेट था उनको। आपको पता है क्या कि जवाहरलाल नेहरू का कि घर में उनकी एक पर्सनल लैब हुआ करती थी, राइट। इनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक लैब बनाकर इनको दी थी। ही वाज हैविंग द साइंटिफिक आउटलुक, इसके अंदर इनका साइंटिफिक माइंडसेट था, राइट। इवन एंस्टीन, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, दिस इज करेक्ट और नॉट आई डोंट नो, पर एंस्टीन जो थे उनसे मिले थे और उनको बोला था इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू को, कि भाई आपको पॉलिटिक्स छोड़ के साइंस की तरफ आना चाहिए, यू कैन बी ए ग्रेट साइंटिस्ट। एंस्टीन ने उस टाइम पे, है ना, एंस्टीन ने उनको एक लेटर भी लिखा था जिसके अंदर बोला था कि इजराइल जो है उसको आप सपोर्ट करो। इजराइल के अंदर जूस के बारे में इनको बोला गया था कि जूस को आपको सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है, सही है कि गलत है आई डोंट नो, कि इन्होंने इनको कहा था कि यू आर ए ग्रेट साइंटिस्ट, यू कैन बी ए ग्रेट साइंटिस्ट, आप पॉलिटिक्स छोड़ के साइंटिस्ट बनो, राइट। खैर, मतलब कहने का मतलब ये है, जवाहरलाल नेहरू से देखें और प्रधानमंत्री मोदी तक देखें, सब साइंस की बात करते हैं, पर साइंस के अंदर अभी तक हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो स्पेस के अंदर हम डेवलप कर पाए और अच्छे से डेवलप कराएं, और हम देखें एटॉमिक साइंस के अंदर हम डेवलप कर पाए, बाकी और कुछ हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इसका रीजन ये देते हैं ये कि हमारे कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट R&D के अंदर, वो बहुत कम किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ 0.7% ऑफ GDP है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक का भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि एवरी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू नरेंद्र मोदी हैज स्पोकन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज डिवोटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू हिम goes the credit for starting India's most successful scientific ventures in the space रिसर्च एंड द एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, उन्होंने काफी काम करा है स्पेस रिसर्च एटॉमिक एनर्जी के अंदर, उन्होंने काफी चीज इसके अंदर करी, राइट। स्टिल नथिंग सिग्निफिकेंट, अभी फिर भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। अगर हम स्पेस और एटॉमिक एनर्जी को हटा दें और कुछ पार्ट डिफेंस का हटा दें तो हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। रीजन इसका ये है कि हम जो इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं वो करना चाहिए हमें 2%। कई टाइम से, सिंस अर्ली टाइम्स, गवर्नमेंट इन इंडिया हैव बीन टॉकिंग अबाउट रेजिंग द स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू 2%। ये आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। बट हम करते कितना है आप सोच कर देखिए, सिर्फ 0.7% ऑफ GDP हम इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। अच्छा सर, हम कैसे मान ले कम है 0.7%? हमको कंपेयर करना पड़ेगा और कंट्रीज से। अगर आप इसराइल का देखेंगे तो इसराइल का 4.3% ऑफ GDP वो खर्च करता है किसके अंदर, साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर, राइट, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, राइट। इसी तरह से अगर हम चाइना का देखें तो चाइना करता है 2.1% ऑफ इट्स GDP। इसी तरह से अगर हम अमेरिका का देखें, अमेरिका करता है 2.8% ऑफ इट्स GDP। और इस तरह से अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया करता है 0.7% ऑफ GDP। आप सोच कर देखो कितना कम परसेंट GDP का ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया किसके अंदर, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। और इंडिया की GDP तो इन कंट्रीज से कम भी है, राइट। अगर हम देखें तो चाइना और अमेरिका से तो कम है ही, राइट। तो इंडिया जो है सिर्फ 0.7% ऑफ GDP अपना खर्च करता है किसमें,
साइंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। आपको देखो, Present Prime Minister Economic Advisory Council in a report titled Research and Development Expenditure Ecosystem pointed out that the several countries including US, China, Israel and South Korea were far ahead of the India in spending research and development for the future. ये सब देखो आप, इसके अंदर परसेंटेज देख रहे हैं, पर इंडिया सिर्फ 0.7% ही खर्च करता है, राइट। 22-23 बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर 50,000 रुपए का कॉर्पस यहाँ पर दिया जाएगा। ये बात स्टार्ट करी गई थी, बट अभी तक इसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर क्या होगा, रिसर्च के लिए बजट और ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, बट अभी तक इसके अंदर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब हम चाइना के बारे में बात करते हैं। देखिए चाइना जो था ना, 1990s का चाइना अगर हम देखें तो वो भी बहुत कम पैसा खर्च करता था, ठीक है, बहुत कम पैसा खर्च करता था किसके अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी करता था। पर आज की डेट में देखेंगे तो चाइना 2.1% ऑफ जीडीपी करता है, समझ में आ रहा है। और इसके कारण चाइना को बहुत फायदा भी हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप, वी कैन टेक ए लीव आउट ऑफ द चाइनीज बुक, दे रेस्ट अप देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 0.7% से लेकर 2.1% तक उन्होंने इसको बढ़ाया है। अब चाइना जो है वो सेकंड ओनली है यूएस के बाद, सबसे ज्यादा यूएस करता है एक्चुअल वॉल्यूम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो होगा है ना वो यूएस से करता है खर्च, और उसके बाद फिर चाइना करता है, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा इसके अंदर बोल रहे हैं, राइट। तो देखो, एज पर द फॉर्मर मिनिस्टर फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वान गैंग, ठीक है, said China need to enter the rank of the innovative countries and become a big technological innovation power by 2050। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुधार रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल करते हैं। अब आपको एक बात बताओ, ये 0.7% ऑफ जीडीपी हम दे रहे हैं, जो कि बहुत कम है, इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अंदर काम ले रहे हैं कि बिल्डिंग, इसमें मेजोरिटी जो पैसा है 44% जो पैसा है वो बिल्डिंग, कैपिटल एसेट्स, ये सब चीजें बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर तो पैसा ही खर्च नहीं कर रहा। और एक और बात बताऊं मैं आपको कि देखो, कोई भी एक कंट्री होगी तो उसके अंदर जो खर्चा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्राइवेट प्लेयर करे और एक गवर्नमेंट करे। भारत के अंदर जो खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो गवर्नमेंट ही करती है, ज्यादातर 50% से ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, जबकि प्राइवेट प्लेयर हमारे यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं कर रहे। तो दूसरा इशू ये है कि प्राइवेट वालों को भी हमको कहना चाहिए कि भाई आप भी खर्चा करो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी ना, गवर्नमेंट ही खर्चा यहाँ पे करी जा रही है। तो ये भी इसके अंदर बात बोली गई है। देखो मैं आपको उसके अंदर बताऊं, अब ये सब चीजें पढ़ेंगे। अभी ये देखो, there are other peculiar features of the research in science and technology in India. The government sector accounts for more than half of the India's research and development, while in other countries government spending is much less। जैसे चाइना के अंदर देखें तो 15% ही खर्च करती है गवर्नमेंट, बाकी के बाकी सब प्राइवेट खर्च कर रहा है, ठीक है। जर्मनी में देखें तो 14% ही खर्च कर रहा है, बाकी सब प्राइवेट कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम में देखें तो 7% ही गवर्नमेंट खर्च कर रही है, बाकी सब प्राइवेट। पर भारत के अंदर देखें तो ये जो 15%, 7%, 14% अलग अलग कंट्रीज के अंदर, भारत के अंदर ही 56% है। मतलब 56% खर्चा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट प्लेयर बहुत ही नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब क्या करा जाए भाई, तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुझाव देने से पहले कुछ पॉइंट्स और जो पीछे है वो मैं आपको इसके अंदर पढ़कर बता देता हूँ, राइट। देखो हमने क्या करा है, हमने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर स्पेस और एटॉमिक के अंदर काफी अच्छा हमने परफॉर्म करा है, एटॉमिक साइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म लेकर चले हम। हमने एक स्पेस कमीशन बनाया, हमने एक एटॉमिक कमीशन बनाया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और उसके बेसिस पे हमने क्या करा, हमने इसको डेवलप करा, जबकि और चीजों के अंदर हम ऐसा कर नहीं पाए। ऐसा इसके अंदर बता, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। तो देखो यहाँ पर देखो, while other areas have been languished, we have made astonishing progress in the space and the atomic energy. Beside investing liberally in this area, इन एरिया में लिबरली हमने इन्वेस्ट करा, वी गिव ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी दी बाय मेकिंग द कमीशंस। कमीशन डिसाइड करता था, फिर जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिसाइड करेगा, फिर ब्यूरोक्रेसी डिसाइड नहीं करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। स्पेस कमीशन डिसाइड करेगा कि स्पेस के अंदर, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर नेग्लिजिबल था, इसलिए ये दोनों सेक्टर जो है वो डेवलप कर गए। और सेक्टर्स के अंदर हम देखें तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर।
तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर हाई पावर्ड बॉडीज होती है जो डिसीजन मेकिंग कर लेती हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको साइडलाइन करके हाई पावर्ड बॉडीज जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग कर लेती है, इसलिए वो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और चीजें हम देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमने देखा कि हमारा जो ये है प्राइवेट सेक्टर है, इंडिया ट्राइड इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को हमने इंसेंटिवाइज करा कि हम किसी तरह से आप इसके अंदर ज्यादा खर्च करो तो लिबरल इनकम टैक्स कंसेशंस देंगे, बट कंपनीज यहाँ पर इस सबको मिसयूज करा और कंपनी ज्यादा खर्चा यहाँ पर करती नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो हमने पहले क्या अप्रोच अपनाई, सॉफ्ट अप्रोच अपनाई है, प्राइवेट प्लेयर्स को बोला है कि भाई आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करो, आपको यहाँ पे क्या करेंगे, कंसेशंस हम प्रोवाइड करेंगे, बट ये कंपनी जो है वो मान नहीं रही है। तो अब हमें कुछ मैंडेटरी लगाना पड़ेगा। इसके अंदर इस तरह से बोला, देखो इंडिया स्पेंड 44% ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन कैपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, अनलाइक जैसे हम जो 44% खर्चा है जो वो कैपिटल डेवलपमेंट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इसके अंदर ही कर लेते हैं, और हमने ये भी देखा कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस तरह से नहीं कर पा रहे, खर्च नहीं करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। 52% से ज्यादा खर्च जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जिसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अब इस किस तरह से आंसर लिखना है, इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम। पहला आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा जो होना चाहिए कम से कम 2% ऑफ जीडीपी खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी जो कर रहे हैं हम बजट के अंदर 0.7% तक ही खर्चा कर रहे हैं। फिर हमको इसके अंदर एग्जाम्पल देने पड़ेंगे किस तरह से चाइना, इजराइल, साउथ कोरिया, यूएसए का एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कंट्रीज देखो ये तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमको ये करना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, जिसके अंदर बिल्डिंग्स बनाना, एसेट्स बनाना, ये सभी रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तीसरा हम पॉइंट देंगे कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर खर्चा करने के लिए लीस्ट इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये हमको कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको लिखना है कि साइंटिफिक डायमेंशन के अंदर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करा, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम से कराए तो वो भी अच्छे से नहीं कराया, राइट। तो अब देखो, अब ये समय आ गया है कि हमें अपने प्लेयर्स से, प्राइवेट प्लेयर्स से ये बोलना चाहिए कि भाई तुम्हें मैंडेटरली खर्च करना पड़ेगा। अभी तक तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे थे, पर अब क्या है, अब हमको कहना पड़ेगा कि 2% ऑफ प्रॉफिट आपको अपना खर्च करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। जैसे कि हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहते हैं। ठीक है, कि 2% ऑफ प्रॉफिट आपको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको डालना पड़ेगा। इसी तरह से ऐसा बोलना पड़ेगा 2% मैंडेटरी, 2% ऑफ प्रॉफिट को मैंडेटरी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते, मान लो आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 रुपए हमको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालना होगा। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं डालते हैं तो वो जो पैसा होगा, वो 2 रुपीज जो होगा वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर चला जाएगा। ऐसा इसके अंदर द कॉर्पस ऑफ एनआरएफ कैन बी यूज्ड इन डेवलप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बना देगी फिर गवर्नमेंट उस पैसे से, राइट। तो ये चीजें आपको इसके अंदर देखना होगा, राइट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है, देखो एक एफआरबीएम एक्ट है अपना, एफआरबीएम एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी इतना ही वो क्या कर सकती है, इतना ही लोन ले सकती है, इतनी ही बोरोइंग्स कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि भाई इस बोरोइंग्स को बढ़ा दें, 3.5% ऑफ जीडीपी कर दें, और ये जो 0.5% है ये खर्चा स्टेट किस पे कर दे, स्टेट कर दे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ऐसा इसके अंदर बोल रहा है कि लोन लेकर इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर देना चाहिए, इस तरह से बोला गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर ये बोला गया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा हमको उसको क्या करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको वर्किंग कंडीशन के अंदर ले आना चाहिए। 2022 के अंदर ये डिस्कस हुआ था, 2022 के बाद अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये सब कुछ पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पीडीएफ आपको भेज ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये कोर्स जो है ये आपका स्टार्ट होगा आपका 17 ऑफ जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट होगा, राइट। सभी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करें बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सब कुछ आपका जीएस पेपर 4 के अंदर जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टीज हैं या फिर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। पीडीएफ कंप्लीट नोट्स की प्रोवाइड करी जाएगी। लास्ट ईयर पेपर डिस्कशंस विल बी देयर, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर करा जाएगा, फ्री पॉलिटी कोर्स भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।